नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो टॉपिक मैथ से रिलेटेड है और गणित में हम आपको बहुत ही सरलतम तरीके से समझाकर और इसमें एक एक पॉइंट जो भी हैं संख्या से है, संख्याएं कितने प्रकार की होती है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, यह हम आपको इतनी सरलता से क्लियर कर देने वाले हैं कि एक बार आपके दिमाग में अगर बैठ गया दोबारा हटेगा नहीं। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है कि वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखना है, बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और जो मुख्य बिंदु हैं उनको नोट कर लेना है। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहला बिंदु इसमें हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति से जब हम प्रारंभ करते हैं तो इसमें जब हम कहते ही हैं संख्या पद्धति तो बात आ जाती है संख्या की। किसकी? संख्या की। यानी हमें पद्धति जो देखना है, प्रणाली देखना है, वो किसकी देखना है? संख्या की देखना है। तो संख्या भाई है क्या? सबसे पहले इसके बारे में जानने की जरूरत होती है। आप लोगों के बारे में, आप लोगों को पता है कि जब हम, जैसे मान लीजिए यहां पर हमारी वस्तुएं रखी हैं, ये देखिए गेंदें रखी हुई हैं, बच्चों के खेलने वाली ये गेंदें हैं, ये रखी हुई हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि इन गेंदों को गिन दीजिए तो आप कहेंगे 1 2 3 4 और गिन कर बता देंगे कि ये 4 गेंदें हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि लिखकर बता दीजिए, आपको मुख से नहीं बोलना है ये गेंदें कितनी हैं, और आपसे कहा जाए कि मुंह से नहीं बोलना है, इसको लिखकर बताना है, तो आप लिख देंगे ऐसे ही। अब जैसे ही आपने लिखा, यह हो गई संख्या। संख्या 4। यानी किसी भी वस्तु को जिन अंकों के द्वारा हम लिखकर व्यक्त करते हैं, उसकी संख्या को, वस्तु की संख्या को हम लिखकर जिन चिन्हों के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब ये एक चिन्ह है और इसे हम पहचानते हैं 4 के रूप में। ये यहां हमने लिख दिया। अब ये क्या है? ये एक चिन्ह है, इसे हम पहचानते हैं 5 के रूप में। तो वस्तुओं की संख्या को जिन चिन्हों के द्वारा हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, किस रूप में? लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, वह क्या कहलाती हैं? वह कहलाती हैं संख्या। वह कहलाती है संख्या। संख्या के बारे में आप समझ गए कि वस्तुओं को गिनकर हम जिन चिन्हों के द्वारा लिखित रूप में व्यक्त करते हैं वह कहलाती है संख्या। ये संख्या क्या है? हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर संख्या है तो उसमें और भी कैटेगरी हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं संख्या की जो पहली कैटेगरी है वो है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इंग्लिश में इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अगर हमसे कह दिया जाए कि ये जो स्टार बने हैं, ये जो स्टार बने हैं इनको गिनकर बताओ, गिनकर बताओ। तो आप क्या करेंगे कि इन जो स्टार बने हैं इनको गिनना शुरू करेंगे। अब जब गिनना शुरू करेंगे तो कहेंगे 1 2 3 4 5। यानी गिनती जब हम शुरू करते हैं किसी चीज की तो वो हमेशा किससे प्रारंभ करते हैं? प्रारंभ जो उसका होता है वो किससे होता है? 1 से।
और अंत जो होता है तो अंत की कोई बात ही नहीं है, अंत तो अनंत है। तो प्रारंभ जिससे करते हैं यानी हम उसी से शुरू करेंगे। तो गिनते कैसे हैं? अब 1 2 3 4 5 यानी इन्हीं संख्याओं को हम गिनने में प्रयोग करते हैं। गिनने में आप शून्य तो प्रयोग नहीं करते हैं कि आप इसको कहें 0 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम प्राकृतिक संख्याओं को क्या लिखेंगे? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 ये जाती है अनंत तक। प्राकृतिक संख्या के बारे में आप समझ गए। अब हम क्या कहते हैं? अब प्रारंभ करेंगे पूर्ण संख्या। सबसे पहले आप जान लीजिए पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक तो पूर्णांक जो है 0 1 पूर्णांक है। 0 1 क्या है? 0 1 पूर्णांक है। अब इसके बाद आपको यह हमेशा ध्यान रखना है 0 1 पूर्णांक है। अब हम आपको बता दें, अब यहां से सफर शुरू होता है पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याओं में जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। सीधी सी बात है कि जो प्राकृतिक संख्याओं का समूह है यानी 1 2 3 4 5 6, इसमें हमने किसको सम्मिलित कर लिया? शून्य को, यानी 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये किसका समूह हो गया? ये पूर्ण संख्याओं का समूह हो गया। किसका? पूर्ण संख्याओं का समूह हो गया। हमें लगता है यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पूर्ण संख्याएं आप समझ गए। अब हमने यहां पर आपको बताया कि पूर्णांक तो 0 एक पूर्णांक है। ये हमने थोड़ा सा इसलिए आपको बता दिया कि आप पूर्ण संख्याओं के बारे में यहां से समझ जाएंगे। अब हम पूर्णांक के बारे में और अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आपको बताते हैं अब हम चर्चा करेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक के बारे में
आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में ये पढ़ रखा होगा। आपने छोटी कक्षाओं में ये लाइन देख रखी होगी और इस लाइन का महत्व भी बहुत ज्यादा है, ये भी आपको पता होगा। और इस लाइन में बीच में होता है सदैव शून्य। क्या होता है? बीच में सदैव होता है शून्य, और इसी शून्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर ये शून्य ना होता तो इन संख्याओं का कोई महत्व ना रहता। अब ये जो शून्य है, इससे जब हम चलते हैं दाहिनी तरफ तो शुरू होता है धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, धन 6, धन 7। और जब हम इससे बाईं तरफ चलते हैं तो शुरू होता है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7। इस तरह से कुछ शुरू होता है। और एक चीज आपको हम बता दें, यही कहलाते हैं धन पूर्णांक, यानी इनको कहते हैं हम धन पूर्णांक, और इसको क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, यानी अब आप कुल मिलाकर जान गए होंगे कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन पूर्णांक, दूसरा शून्य पूर्णांक, और तीसरा ऋण पूर्णांक। तो इस तरह से पूर्णांक कुल मिलाकर 3 प्रकार के हो जाते हैं। अब ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें चूंकि ऋणात्मक चीजें आती हैं, यानी ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। तो अब इस संख्या रेखा पर हम छोटे और बड़े की बात करते हैं। छोटे और बड़े की बात करते हैं। तो अगर इसमें पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप इस संख्या रेखा को ध्यान से देखेंगे। अब इस संख्या रेखा को देखने पर आपको पता चलता है कि यहां देखिए 1 है, धन में है, 2, 3, 4, 5, 6। और जब ध्यान से देखिएगा, जब हम इस संख्या रेखा पर दाहिने से बाईं ओर चलते हैं, दाहिने से बाईं ओर चलते हैं, तो संख्याएं बड़ी से छोटी होती जाती हैं। बड़ी से छोटी होती जाती हैं। यानी 3 से छोटा क्या है? 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा ऋण 1, ऋण 1 से छोटा ऋण 2, ऋण 2 से छोटा ऋण 3, ऋण 3 से छोटा ऋण 4। अब यहां पर पूछा क्या गया है? सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक, यानी हम केवल बात करेंगे ऋण पूर्णांक के बारे में, यानी इसके बारे में। अब जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो यहां पर सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा वही है जो सबसे छोटा है। ऋण पूर्णांक में ये खास बात होती है कि सबसे बड़ा वही है जो सबसे छोटा है। कहने का मतलब साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि कर्जे की बात कर लें, कर्जा मतलब ऋण,
कर्जा मतलब ऋण, यानी अगर 4 व्यक्ति हैं और 4 व्यक्तियों में जो सबसे कम कर्जदार है वही सबसे बड़ा माना जाता है। तो इस तरह से इसको यहां समझेंगे। तो यहां पर देखिए ये संख्याएं ऋण पूर्णांक लिखी हुई हैं, इनमें सबसे कम कर्जदार कौन है? तो सबसे कम कर्जदार 1 है, इसलिए सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन है? 1। ऋण 1, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक ऋण 1। अब सबसे छोटा धन पूर्णांक, तो सबसे छोटे धन पूर्णांक की बात करते हैं तो आप संख्या रेखा पर देख रहे हैं कि धन 1, धन 2, धन 3, धन 4 लिखा हुआ है और यहीं से शुरुआत होती है धन पूर्णांक की। तो अब सबसे छोटे की बात हो रही है, तो यहां पर आप सरल भाषा में समझिए, जिसके पास सबसे कम पैसा वही सबसे छोटा। तो अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे कम पैसा किसके पास है? धन 1 के पास, और यही हो गया सबसे छोटा धन पूर्णांक। और सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा धन पूर्णांक, ये सारी चीजें अनंत हो जाएंगी, इनकी कोई सीमा नहीं है। और शून्य के बारे में तो आप समझते ही हैं। इस तरह से आपका ये 3 प्रकार के पूर्णांक हैं ये क्लियर हो गया होगा। हमको लगता है कि आप अच्छी तरह से ये समझ चुके होंगे। अब बात आती है इन पूर्णांक संख्याओं को, ये पूर्णांक संख्याएं जो हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनको हम प्रदर्शित करते हैं, इनको प्रदर्शित करते हैं एक खास प्रकार का चिन्ह होता है। चिन्ह क्या होता है? वो स्मॉल आई है। स्मॉल आई से इन्हें प्रदर्शित कर लेते हैं। कभी कभी ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि पूर्णांक संख्याओं को किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि इन्हें हम स्मॉल आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से ये पूर्णांक संख्याओं का बहुत ही खास टॉपिक बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ थोड़ी चीज और हम क्लियर कर दें। जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, यहां पर यह भी बता देना जरूरी है, पूर्ण संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं W से। पूर्ण संख्याओं को हम W से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इन्हें कहते हैं होल नंबर्स। ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है। तो आपको अब क्लियर हो गया संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। ये जो 3 टॉपिक हैं ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब हम शुरू करते हैं सम संख्या। अब हम शुरू करते हैं सम संख्याएं। सम संख्या, यानी सम संख्या को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। अब सम संख्याएं की बात करें तो वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वह सम संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2,
4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान गणित में है। अब सम संख्याओं में एक चीज बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, यहीं पर आपको तुरंत हम पहले विषम संख्या समझा देते हैं। विषम संख्याएं, यहीं पर आपको विषम संख्या हम बता देते हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वह क्या कहलाती हैं? वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। ये सम संख्याओं के बारे में आपने जान लिया और विषम संख्याओं के बारे में आपने जान लिया। अब आपने जान लिया कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। ये आप आसानी से समझ गए होंगे कि 2 से पूर्णतया जो विभाजित हो जाती हैं वो कहलाती हैं सम संख्याएं। अब विभाजित होना मतलब जैसे 4 है तो 2 से हमने 4 को भाग किया तो 2 दूनी 4, यानी शेषफल जो है वो क्या हो गया? 0। यहाँ पर शेषफल जब 0 हो गया तो यानी वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई। और जब 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, जैसे हम 3 की बात करें तो 2 एकम 2, शेषफल कितना बच जाता है? 1। तो यहाँ पर शेषफल बच गया, यानी ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुई, तो ये जो है एक विषम संख्या है। ये आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम आपको बताएं, बहुत ही खास चीज बताने वाले हैं। आप यहाँ देखिए ध्यान से, ये एक लिखी हुई है संख्या, तो ये किस प्रकार की संख्या है? ये है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। अगर हम इसमें एक को जोड़ दें, अगर हम इसमें एक को जोड़ दें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 2 में 1 जोड़ा जाएगा तो 3 प्राप्त हो जाएगी। और ये किस प्रकार की संख्या है? विषम संख्या। यानी इससे हमारी समझ में क्या आता है कि किसी भी सम संख्या में एक जोड़ देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो विषम संख्या कहलाती है। अब और देखिए, ये किस प्रकार की संख्या है? विषम संख्या। इसमें हम एक जोड़ दें तो क्या होगा? 4 मिल जाएगी। और ये किस प्रकार की संख्या है? सम संख्या। यानी अब आपने समझ लिया कि किसी भी विषम संख्या में अगर हम एक को जोड़ देते हैं तो वो प्राप्त हो जाती है, जो संख्या प्राप्त होती है उसे कहते हैं सम संख्या। तो ये अच्छे से आप समझ गए होंगे। परीक्षा में पूछ सकता है कि किसी भी सम संख्या में एक जोड़ देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह कैसी होती है? तो विकल्प में आपके रहेगा विषम, और विषम में आपको टिक कर देना है। जल्दबाजी में कहीं सम मत टिक कर दीजिएगा। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या के बारे में समझने से पहले सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देख लें। तो इसकी परिभाषा देखिएगा, वह संख्याएं जो 1 से
स्वयं से, एक से, व स्वयं के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 10। अब आप अगर यहां पर देखें, हम बात करें 4 की, तो 4 को सबसे पहले 1 से विभाजित करेंगे तो 1 चौके 4 विभाजित हो जाती है। फिर 4 को हम 4 से विभाजित करेंगे, 4 एकम 4 विभाजित हो गई। और फिर 4 को हम किससे विभाजित करेंगे? 2 से, 2 दूनी 4। अब यहां पर देख लीजिए, 4 जो है 1 से विभाजित हो गई, स्वयं से विभाजित हो गई, और एक अन्य संख्या 2 से विभाजित हो रही है, इसलिए ये कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। अच्छे से ये हमको लगता है आप समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में, यानी इसके आगे हम लगा दें तो हो जाती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं में सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे तो वह संख्याएं जो केवल और केवल एक व स्वयं से विभाजित होती हैं, अर्थात मात्र 2 संख्याओं से विभाजित होती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब हम बात करें अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्याओं में जैसे 3, 5, 7, 3, 5, 7, 11, 13 ... अब हम बात कर रहे हैं तो ये अभाज्य संख्याएं हैं, और ये क्या हैं? 3, 5, 7, 11। और अभी हमने इसमें एक चीज नहीं सम्मिलित किया है, वो क्या है? वो है 2। 2 हमने इसलिए नहीं सम्मिलित किया था क्योंकि सबसे पहले आप 3, 5, 7, 11, 13 को जाने, और 2 को जानने से पहले हमें ये जानना है कि 2 कैसी है। सबसे पहले यह सम है और उसके बाद अभाज्य है, यानी 2 एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक नंबर में पूछ लेता है
कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी वो या वह संख्या बताइए जो सम अभाज्य है। तो वहां पर आप क्या लिखते हैं, 2 को लिख देते हैं। इस तरह से अब हम देख लेते हैं, जब हम बात करेंगे 3 की, तो 3 को अगर हम 1 से विभाजित करें तो 1 तिहाई 3, यानी जो शेषफल आया वो 0 है। और फिर 3 को हम 3 से विभाजित करें तो 3 एकम 3। अब 3 किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, विभाजित नहीं होगा, अतः इसके केवल और केवल 2 गुणनखंड है, यानी यह केवल 2 संख्याओं से विभाजित होगा, वह 1 और दूसरी 3। तो इसीलिए यह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अब आप अभाज्य संख्याओं को समझ चुके हैं। संख्याओं का मान जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है जातीय मान, या जातीय कहते हैं, या अंकित मान। दूसरा स्थानीय मान। जातीय मान और स्थानीय मान। अब हम अपनी अगली वीडियो में इस संख्याओं के इन 2 मानों के साथ साथ कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।